अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है? देखो, मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ABCD। इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ है वो क्या है? रेट लॉ एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो किस किस के बीच का रिलेशनशिप बताती है। देखो, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो उस रिएक्शन के अंदर ये वाले रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है, उसी को बोला जाता है रेट लॉ। चलिए हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं जहाँ पर ए स्मॉल ए और प्लस बी प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो या CD लिख सकते हो, प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल ए स्मॉल बी हैं और स्मॉल सी और स्मॉल डी हैं, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अब जो रेट इक्वेशन है इस रिएक्टेंट्स के लिए, वो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि हम सिर्फ क्यों रिएक्टेंट्स ले रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ जो रेट लॉ है ये रिलेशन देता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की बात नहीं करी इसने, तभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को स्किप कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं। रेट कितना ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा ए और बी की कंसंट्रेशन होगी, मतलब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब ये जो दो रिएक्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखिए आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक पावर और ये भी ए बी, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक पावर ऊपर चलेगी, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चलेगी। अब रेट इज इक्वल टू, यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने लगा दिया के इज इक्वल टू के, और ये आगे लिख दिया ए और बी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ स्मॉल कैपिटल ए और बी है, ये डिनोट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन से रिएक्टेंट? ए और बी। यही इनका जो के है ये है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना बच्चा जी, इसी को बोला जाता है रेट लॉ, ठीक है। तो आज से मगअप कर लो, क्योंकि फिजिकल में कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं जिनको दिमाग में रखा जाता है। रेट लॉ आपको कैसे याद रखना है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो चाहे वो ABCD जितने भी रिएक्टेंट्स, जरूरी नहीं A भी ले लिए तो आप C नहीं ले सकते, D नहीं ले सकते, आप ले सकते हो जितने भी आपकी मन करे। अब उसके बाद इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट लॉ। अगर मान लो मैं इक्वेशन A की जगह 1 है और B की जगह 1 है, मतलब A भी जो है वो 1 है और B भी 1 है, तो अब रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1। तो K इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा? K ही होगा। तो रेट किसके बराबर हो गया? रेट इज इक्वल टू K, इसके बराबर हो गया। और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और K हमारे पास क्या है? K है हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। तो हम रेट कांस्टेंट को अब इक्वेशन नंबर 2 से R इज इक्वल टू K, उससे हम डिफाइन कर सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट क्या है बच्चा जी? रेट कांस्टेंट है जब जो मोलर कंसंट्रेशन है हर एक रिएक्टेंट की, है ना, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर मोलर कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ना लगा के कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की, चाहे वो A रिएक्टेंट की, B रिएक्टेंट की, C D जितने भी रिएक्टेंट हैं हमारे पास, हर एक की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है? यूनिटी, मतलब 1 के बराबर हो। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।